हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो इसमें आज हम शुरू करेंगे मेजर क्रॉप से। अब देखो, जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे फूड क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो उस फूड क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो करी जाती है। इसके अलावा क्रॉप्स से जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है उसको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। जो मेजर फूड क्रॉप्स है वो है व्हीट, राइस, मेज और मिलेट्स हो गया। और फाइबर क्रॉप्स में आ जाती है जूट एंड कॉटन। इसके अलावा बेवरेज क्रॉप्स आ जाती है टी एंड कॉफी। अब एक एक करके इनको हम डिटेल में करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है राइस। राइस फूड क्रॉप में आता है। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मेजर फूड क्रॉप है। ये जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन है वहां के लोगों की एक स्टेपल डाइट है। राइस की क्रॉप को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर भी हाई चाहिए, ह्यूमिडिटी भी हाई चाहिए और रेनफॉल भी हाई चाहिए। बेसिकली जो राइस की क्रॉप है ना, इसके लिए स्टैंडिंग वाटर चाहिए होगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है और उसके ऊपर जो राइस है उसको लगाया जा रहा है। तो राइस की क्रॉप को ग्रो करने के लिए चाहिए स्टैंडिंग वाटर। और सॉइल की बात करें तो इसके लिए अलुवियल क्लेई सॉइल चाहिए होती है, जो कि वाटर को रिटेन करके रख सके, क्योंकि इसके लिए मॉइस्चर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है। चाइना इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है राइस का। उसके बाद आ जाता है इंडिया, देन जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश की, यहाँ पे साल में 2 या 3 क्रॉप्स भी ग्रो करी जाती है, क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है। अगर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, मौसम अच्छा हो, तो उस अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स है वो साल में ग्रो करी जाती है। 2 क्रॉप्स भी ग्रो करी जाती है और कभी कभार 3 भी ग्रो करी जा सकती है। फिर चलते हैं व्हीट पे। व्हीट के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल होनी चाहिए। ग्रोइंग सीजन के टाइम पे, जब ग्रो हो रही है उस टाइम पे रेनफॉल चाहिए। और हार्वेस्ट के टाइम पे इसके लिए चाहिए ब्राइट सनशाइन। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में व्हीट नवंबर के सीजन में ग्रो करी जाती है। तो उसके बाद इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो होती है अप्रैल में, क्योंकि अप्रैल के टाइम पे सनशाइन अच्छी खासी होती है और नवंबर के टाइम पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। तो इसीलिए मॉडरेट टेम्परेचर के टाइम पे जो व्हीट है उसको ग्रो किया जाता है। और सॉइल की बात करें तो इसके लिए लोमी सॉइल चाहिए। इसके लिए कोई स्टैंडिंग वाटर नहीं चाहिए होता है, इसीलिए वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए होती है व्हीट की कल्टीवेशन के लिए। अगर हम बात करें कंट्रीज की तो व्हीट होती है यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में। इंडिया में जो व्हीट होती है वो विंटर सीजन में होती है, नवंबर में ग्रो करी जाती है और हार्वेस्टिंग टाइम इसका होता है अप्रैल में। तो बेसिकली विंटर सीजन की क्रॉप है इंडिया में। नेक्स्ट चलते हैं मिलेट्स में। मिलेट को कोर्स ग्रेन भी बोला जाता है और इसके लिए कोई ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। सैंडी सॉइल पे भी हो जाती है, लेस फर्टाइल सॉइल पे भी ग्रो हो जाती है। ये एक तरह की हार्डी क्रॉप है। हार्डी क्रॉप मीन्स कि इसके लिए ज़्यादा बारिशों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। लो रेनफॉल वाले एरियाज में भी ये हो जाती है। टेम्परेचर इसके लिए हाई टू मॉडरेट चाहिए होता है और थोड़ी बहुत बारिशें हो जाए तो अच्छी खासी जो इसकी मिलेट क्रॉप्स है वो हो जाती है। इंडिया में मिलेट क्रॉप्स कौन कौन सी है? ज्वार हो गया, बाजरा एंड रागी, ये 3 मिलेट क्रॉप्स है इंडिया की। इसके अलावा मिलेट क्रॉप्स नाइजीरिया, चाइना, नाइजर में भी ग्रो करी जाती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं मेज पे। मेज के लिए चाहिए होता है मॉडरेट टेम्परेचर। मेज क्या होता है? जो मक्की होती है तो उसको बोलते हैं मेज। जो भुट्टा निकलता है तो वो मेज का ही होता है। तो इसके लिए अगर हम बात करें रेनफॉल की, तो रेनफॉल मॉडरेट सी रेनफॉल में काम चल जाता है, लेकिन सनशाइन अच्छी खासी चाहिए होती है। एक तरह की ये समर क्रॉप है। और सॉइल की बात करें तो वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए होता है, कोई स्टैंडिंग वाटर की जरूरत नहीं होती। तो ड्रेन फर्टाइल सॉइल इसके लिए चाहिए होती है। कौन कौन सी कंट्रीज में होती है? नॉर्थ अमेरिका हो गया, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको में मेज होती है। इसके अलावा मेज को कॉर्न भी बोला जाता है और इसकी बहुत सारी कलरफुल वराइटीज भी आती है। फिर चलते हैं कॉटन पे। कॉटन के लिए
टेम्परेचर हाई होना चाहिए, रेनफॉल कम होनी चाहिए और 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए और ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। फ्रॉस्ट फ्री डेज मतलब कि टेम्परेचर माइनस में नहीं जाना चाहिए। कॉटन एक समर क्रॉप है, इसके लिए धूप चाहिए होती है, ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है इसको ग्रो करने के लिए। और ये होती है तकरीबन 210 दिन तो ऐसे होने चाहिए जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो माइनस में बिल्कुल ही ना जाए कॉटन क्रॉप को ग्रो करने के लिए। सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल इसके लिए बेस्ट है, ब्लैक एंड अलुवियल सॉइल। महाराष्ट्र की बात करें इंडिया में तो महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल है। साउथ इंडिया में कॉटन होती है, साउथ इंडिया में ज़्यादातर ब्लैक सॉइल मिलती है। महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया, गुजरात वाला, थोड़ा सा एमपी का पार्ट हो गया, तो यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल होती है वो बेस्ट सॉइल है कॉटन कल्टिवेशन के लिए। इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें तो चाइना हो गया, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये कुछ कॉटन के लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्रीज है। इसके अलावा कॉटन से जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, कॉटन उसको मेन रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं जूट पे। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। इसके लिए अलुवियल सॉइल चाहिए होती है और हाई टेम्परेचर। अलुवियल सॉइल चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, अच्छी खासी बारिश हो और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। ड्राई क्लाइमेट में जूट की क्रॉप नहीं होती। जूट की क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्लाइमेट ह्यूमिड होना चाहिए। ज़्यादातर जूट क्रॉप ट्रॉपिकल एरियाज में ही होती है। इंडिया और बांग्लादेश जूट के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। फिर नेक्स्ट आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए एंड वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। अगेन स्टैंडिंग वाटर नहीं चाहिए इसके लिए, तो अब स्टैंडिंग वाटर नहीं चाहिए, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए। तो ये कहाँ पे होगी? ज़्यादा हिल स्लोप्स पे रहेगी ज़्यादा। मोस्ट सुटेबल जो जगह है कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए वो है हिल स्लोप्स। हिल स्लोप्स पे जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी की ग्रोथ अच्छी खासी होती है। ब्राजील कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर है। इसके बाद आ जाता है कोलंबिया एंड देन आ जाता है इंडिया। फिर चलते हैं टी पे। टी भी एक बीवरेज क्रॉप है, ये प्लांटेशन क्रॉप भी है, पूरे 1 साल की क्रॉप है। इसको ग्रो होने को पूरा 1 साल लग जाता है। इसके लिए कूल क्लाइमेट चाहिए एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। बारिश होनी चाहिए लेकिन पूरा साल बारिश होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही बारिश हो रही है, क्योंकि 1 साल की क्रॉप है और 1 साल पूरा बारिश इसको चाहिए होती है। और इसकी जो पत्तियां होती है बड़ी ही टेंडर लीव्स होती है, बड़ी सॉफ्ट सी पत्तियां होती है इसकी। तो टी प्लांटेशन के लिए बेसिकली स्टैंडिंग वाटर नहीं चाहिए। इसीलिए जो टी प्लांटेशन है वो कहाँ पे होती है? वो पहाड़ों की जेंटल स्लोप्स पे होती है, सो दैट कि बारिश तो हो तो बारिश के बाद उसका पानी वहां पे रुके ना, नीचे बह जाए। इसीलिए ये जहाँ पे जेंटल स्लोप होती है वहां पे टी प्लांटेशन के लिए बेस्ट प्लेस है। इसके लिए लेबर ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां है उसको तोड़ने के लिए मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है। कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका में बेस्ट क्वालिटी की चाय मिलती है। वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी की चाय यहाँ पे पाई जाती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की। पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस अकॉर्डिंग फूड की डिमांड भी बढ़ रही है। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो एग्रीकल्चर में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं उसको बेसिकली एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बोला जाता है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बहुत तरीके से होती है, जैसे कि क्रॉप एरिया इंक्रीज कर दो, उससे भी डेवलपमेंट बढ़ जाएगी, उससे जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी। या फिर नंबर ऑफ क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो करके भी हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करके उनको अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज देके यील्ड बढ़ा सकते हैं। फर्टिलाइजर्स का यूज करके, हाई यील्डिंग वैरायटीज यूज करके सीड्स की हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की मैकेनाइजेशन करके भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो सकता है। मॉडर्न टूल्स यूज करके, मॉडर्न टेक्निक्स यूज करके भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करी जा सकती है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मेन एम क्या है? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मेन एम है टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज करना। फूड सिक्योरिटी क्या होती है? फूड सिक्योरिटी होती है कि सब लोगों को हर टाइम पे सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड मिल पाए, उसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी।
अब जो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की है, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह की डेवलपमेंट है। ऐसे नहीं है कि सारी कंट्रीज में सेम तरह के ही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज करी जाती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादातर इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है, स्मॉल होल्डिंग्स होती है, छोटे छोटे खेत होते हैं। बेसिकली वहाँ पे सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, फार्मर्स अपने गुजारे के लिए ही क्रॉप्स ग्रो कर पाता है क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़मीन नहीं होती, पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया कम है कंट्री का, तो ऐसे केसेस में इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रेफर करी जाती है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनके पास लार्ज होल्डिंग्स होती है, एरिया बहुत ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन कम होती है, तो वहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर होती है। लाइक यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है इन कंट्रीज की, लेकिन इनका एरिया बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर सुटेबल है। लेकिन हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और एरिया बहुत कम है, तो वहाँ यहाँ पे इंडिया में अगर हम कमर्शियल एग्रीकल्चर की बात करें तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। छोटे छोटे खेत है तो सबसिस्टेंस फार्मिंग ही सही रहती है इंडिया में। तो आगे दो केस स्टडीज दे रखी है, एक इंडिया के फार्मर की है और एक यूएस के फार्मर की है। तो इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, यूएस क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज है। तो एक डेवलपिंग कंट्री की केस स्टडी है, एक डेवलप्ड की है, इसको हम देखते हैं। इंडिया के फार्मर की बात करें तो यूपी के एक विलेज की कहानी है, आदिलाबाद की, गाजियापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां पे एक फार्मर है मुन्ना लाल, तो वो एक फार्मर है मुन्ना लाल जो है, तो उसके पास जमीन कितनी है, 1.5 हेक्टेयर की जमीन है। तो 1.5 हेक्टेयर पे वो अपनी खेती करता है। उसका जो घर है वो विलेज में है, खेतों में नहीं रह रहा, वो खुद गांव में रह रहा है और खेतों में, खेत भी कितने हैं, 1.5 हेक्टेयर तो जमीन है। तो अब वो अलग वहां पे जो पास ही विलेज है वहां पे रहता है, मार्केट से वो हाई यील्डिंग वैरायटीज लेता है और खेतों में उसकी फिर आगे जो क्रॉप है वो ग्रो करता है। फर्टाइल लैंड है उसके पास, साल की कम से कम 2 क्रॉप्स तो ग्रो करता ही है, एक व्हीट या राइस हो जाती है, दूसरी पल्सेस वगैरह की एक वैरायटी जो वो ग्रो करता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो कुछ अपने फ्रेंड्स से एडवाइस लेता है, या कुछ गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स होते हैं वो भी उसको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ एडवाइस देते रहते हैं। अब देखो उसके पास जमीनें इतनी ज्यादा नहीं है, इसीलिए वो खेतों को प्लो करने के लिए ट्रैक्टर रेंट पे लेता है, क्योंकि खुद वो अफोर्ड कर नहीं सकता, जमीन बहुत कम है। और अगर आप बात करो ट्रैक्टर को खरीदने की तो वो थोड़ा महंगा होता है, तो इसीलिए वो खेतों को जोतने के लिए ट्रैक्टर रेंट पे लेता है। और कुछ उसके जो फ्रेंड्स हैं वो ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं खेतों को प्लो करने के लिए, जैसे पुराने जमाने में बलद से खेतों को प्लो किया जाता था, तो कुछ उसके फ्रेंड्स हैं वो ट्रेडिशनल मेथड भी यूज करते हैं बलद से प्लो करने के लिए। इसके अलावा आसपास एक ट्यूबवेल है और उस ट्यूबवेल से वो पानी लेता है इरिगेशन के लिए, और वो जो ट्यूबवेल है वो भी वो रेंट पे लेता है, उसका कोई अपना ट्यूबवेल नहीं है, क्योंकि जमीन बहुत कम है, इतनी कम जमीन पे अपनी हर एक चीज अफोर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा अब ये तो थी उसके खेतों की कहानी, उसके अलावा मुन्ना लाल ने अपने घर पे भी 2 बफलो रखी हुई है और कुछ हैंस रखी हुई है। बफलो का वो दूध बेचता है कोऑपरेटिव स्टोर में, उसके आसपास जो है आसपास के गांव में, वहां पे वो दूध बेचता है। इसके अलावा जो हैंस है, मुर्गियां रखी हुई है, उसके अंडे बेचता है, सो दैट कि उसका गुजारा थोड़ा बहुत अच्छा खासा हो सके। जो उसके घर के काम होते हैं, खेतों के काम है या घर के काम है, उसमें उसके फैमिली मेंबर्स हेल्प करते हैं। कभी कभार अब वो एग्रीकल्चर के लिए जैसे हाई यील्डिंग वैरायटीज के सीड्स खरीदने हैं या फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, उसके लिए वो बैंक से लोन लेता है या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी लोन लेता है, क्योंकि इतना उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं होता। जो भी उसका प्रोड्यूस होता है तो उसको फिर वो आगे जाकर मंडी में बेचता है, जो आसपास टाउन में मंडी होती है उस मंडी में जाकर वो अपनी प्रोड्यूस को बेचता है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्टोर करने की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो अब स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है तो इसीलिए उसको फोर्सफुली उसको मार्केट में अपना जो प्रोड्यूस है वो बेचना पड़ता है, चाहे उसका कोई भी रेट पे वो ले, उसको देना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो घर पे रखेगा तो वो खराब हो जाएगा, इसीलिए उसको बेचना पड़ता है स्टोरेज फैसिलिटी ना होने की वजह से। फिर नेक्स्ट चलते हैं यूएसए के फार्म में। यूएसए में जो फार्म का एवरेज साइज होता है वो इंडियन फार्म से कहीं ज्यादा बड़ा होता है।
यूएसए में एवरेज साइज फार्म का होता है 250 हेक्टेयर का, कम से कम 250 हेक्टेयर का एक फार्म वहां पे होता है। अब इंडिया में कितना हमने देखा 1.5 हेक्टेयर का, तो कहाँ पे 250 हेक्टेयर, कहाँ पे 1.5 हेक्टेयर, तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो खेतों में ही रहते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे अपना फार्म को देखते हैं। जो मेजर क्रॉप्स ग्रो करी जाती है वो कौन कौन सी है, वो है कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन, शुगर बीट हो गया। तो यूएसए के एक फार्मर की कहानी है जिसका नाम है जो हॉरेन, आयोवा स्टेट में वो रहता है। उसके पास 300 हेक्टेयर लैंड है। अपने खेतों में वो कॉर्न ग्रो करता है। वहाँ के सॉइल कैसी है, वाटर रिसोर्सेज कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो कॉर्न क्रॉप है उसके लिए सुटेबल है, तो उसको वो ग्रो करता है। इसके अलावा पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए वो पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज करता है, फर्टिलाइजर्स का यूज करता है। टाइम टू टाइम फिर सॉइल को चेक करने के लिए वो लेबोरेटरी में भेजता है। उस अकॉर्डिंग फिर देखता है कि सॉइल में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है। अगर किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो उस अकॉर्डिंग फिर वो केमिकल्स की स्प्रे करता है उस पे। तो बेसिकली उसका जो फार्म है, फार्म सैटेलाइट से कनेक्टेड है, जो कि उसके कंप्यूटर से लिंक्ड है। तो वो घर पे बैठा बैठा ही अपने पूरे के पूरे फार्म की देखरेख कर रहा है। उसको घर पे बैठे कंप्यूटर के थ्रू पता चल रहा है कि कहाँ पे किसी फर्टिलाइजर की जरूरत है, कहाँ पे नहीं है। जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे वो फर्टिलाइजर की स्प्रे करता है, और स्प्रे भी मॉडर्न तरीके से यहाँ पे हो रही है। ऐसे नहीं है कि मैनुअल स्प्रे बंदे लगे हुए हैं स्प्रे करने के लिए, ऐसा नहीं है। हाई टेक्नोलॉजी है उसके पास, साइंटिफिकली वो अपना फार्मिंग का काम वहां पे कर रहा है। इसके अलावा वो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल कर रहा है, सीड ड्रिल्स है, अपने है इसके पास। जो यूएसए का फार्मर है उसके पास सारी चीजें अपनी है, ट्रैक्टर भी अपना है, सीड ड्रिल भी अपनी है, लेवलर भी अपना है, कंबाइंड हार्वेस्टर है, थ्रेशर है। जितने भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जितने भी टूल्स चाहिए होते हैं वो सारे उसके पास अवेलेबल है। ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए भी उसके पास एक स्टोरेज है अलग से। इसके अलावा मार्केट एजेंसीज को बेचने का भी उसके पास प्रॉपर अरेंजमेंट है। तो यूएसए का जो फार्मर है वो एक बिजनेसमैन की तरह काम कर रहा है, इंडिया का फार्मर एक पीजेंट फार्मर की तरह काम कर रहा है। तो यही डिफरेंस है एक डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के फार्मिंग मेथड्स में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।